हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रो सेक्शन के चैप्टर 9 जिसका टाइटल है द अर्थ, उससे रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रो सेक्शन के चैप्टर 9 जिसका टाइटल है द अर्थ, उससे रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कह रहा है कि द अर्थ इज़ अ डैश, यानी कि द अर्थ एक है, क्या है, तो हम आपको बता दें कि द अर्थ इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि शॉर्ट स्टोरी होगा। द अर्थ इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कह रहा है कि द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय एच ई बेट्स। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि एच ई बेट्स होगा। द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय एच ई बेट्स, यानी कि द अर्थ एच ई बेट्स के द्वारा लिखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है कि एच ई बेट्स वाज बॉर्न ऑन डैश एंड डाइड इन डैश, यानी एच ई बेट्स का जन्म कब हुआ और उनका निधन कब हुआ। तो हम आपको बता दें कि एच ई बेट्स वाज बॉर्न ऑन 1905 एंड डाइड इन 1974, यानी कि एच ई बेट्स का जन्म 1905 ईस्वी को हुआ और निधन 1974 ईस्वी को हुआ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि 1905 टू 1974 होगा। एच ई बेट्स वाज बॉर्न ऑन 1905 एंड डाइड इन 1974। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कह रहा है कि एच ई बेट्स डाइड एट द एज ऑफ डैश, यानी कि एच ई बेट्स का निधन जब हुआ तो वह कितनी वर्ष की थी। तो हम आपको बता दें कि एच ई बेट्स डाइड एट द एज ऑफ 69, यानी कि एच ई बेट्स 69 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि 69 होगा। एच ई बेट्स डाइड एट द एज ऑफ 69। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कह रहा है कि एच ई बेट्स वाज अ डैश राइटर, यानी कि एच ई बेट्स एक लेखिका थी, कैसी थी। तो हम आपको बता दें कि एच ई बेट्स वाज अ ब्रिटिश राइटर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि ब्रिटिश होगा। एच ई बेट्स वाज अ ब्रिटिश राइटर, यानी कि एच ई बेट्स जो थी वह एक ब्रिटिश राइटर थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कह रहा है कि एच ई बेट्स वाज बॉर्न एट डैश इंग्लैंड, यानी कि एच ई बेट्स जो इस चैप्टर की ऑथर है उनका जन्म इंग्लैंड में कहाँ हुआ था। तो हम आपको बता दें कि एच ई बेट्स वाज बॉर्न एट नॉर्थहैम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि नॉर्थहैम्पटन इन सेंट्रल होगा। एच ई बेट्स वाज बॉर्न एट नॉर्थहैम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कह रहा है कि एच ई बेट्स वेल नॉन एज डैश, यानी कि एच ई बेट्स जाने जाते हैं किस तौर पे। तो हम आपको बता दें कि एच ई बेट्स वेल नॉन एज शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि एच ई बेट्स जो है वह शॉर्ट स्टोरी राइटर के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि शॉर्ट स्टोरी राइटर होगा। एच ई बेट्स शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी लघु कथाकार थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि शॉर्ट स्टोरी राइटर होगा। एच ई बेट्स वेल नॉन एज शॉर्ट स्टोरी राइटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कह रहा है कि एच ई बेट्स वर्कड फॉर सम टाइम एज अ डैश, यानी कि एच ई बेट्स कुछ समय के लिए काम कर चुके थे, किस तौर पर। तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि जर्नलिस्ट होगा। एच ई बेट्स वर्कड फॉर सम टाइम एज अ जर्नलिस्ट, यानी कि एच ई बेट्स कुछ समय के लिए एक पत्रकार के रूप में, एक पत्रकार के तौर पर काम कर चुके थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि जर्नलिस्ट होगा।
H.E. Bates worked for some time as a journalist. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कह रहा है कि H.E. Bates's फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली डैश, यानी कि H.E. Bates जो इस चैप्टर के ऑथर हैं उनका पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ जब वह मात्र 21 वर्ष की थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि 21 ईयर्स ओल्ड होगा। H.E. Bates's फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड, यानी कि H.E. Bates का जो पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ तो उस समय उनकी आयु मात्र 21 वर्ष थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि 21 ईयर्स ओल्ड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में एक टाइटल दिया गया है, टाइटल है फेयर स्टूड द वाइंड फॉर फ्रेंड्स, जो कि 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके ऑथर कौन है, वह किसके द्वारा रचित रचना है। तो हम आपको बता दें कि फेयर स्टूड द वाइंड फॉर फ्रांस जिसकी रचना 1944 ईस्वी में हुई, उसकी ऑथर H.E. Bates है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि H.E. Bates होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कह रहा है कि द पर्पल प्लेन विच हैज़ पब्लिश्ड इन 1947 हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में भी एक टाइटल दिया गया है। टाइटल कह रहा है द पर्पल प्लेन, जो कि 1947 में प्रकाशित हुआ, वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी H.E. Bates ही होगा। द पर्पल प्लेन जो कि 1947 में प्रकाशित हुआ, उसके भी ऑथर जो हैं वह H.E. Bates हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कह रहा है कि द जैकरेंडा ट्री विच हैज़ पब्लिश्ड इन 1949 इज़ अ वर्क ऑफ डैश, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 में भी एक टाइटल दिया गया। टाइटल है द जैकरेंडा ट्री, जो कि 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह एक काम है, किसका काम है, तो H.E. Bates का काम है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी H.E. Bates होगा। द जैकरेंडा ट्री विच हैज़ पब्लिश्ड इन 1949 हैज़ बीन रिटन बाय H.E. Bates या इज़ अ वर्क ऑफ H.E. Bates। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में भी एक टाइटल दिया गया। टाइटल है द स्कारलेट स्वॉर्ड विच हैज़ पब्लिश्ड इन 1951 इज़ अ वर्क ऑफ H.E. Bates। तो इस प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि H.E. Bates ही होगा। द स्कारलेट स्वॉर्ड जो कि 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई, इसके भी ऑथर H.E. Bates ही हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का भी जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी H.E. Bates ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में भी कह रहा है कि द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई विच हैज़ पब्लिश्ड इन 1958 हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 में भी एक टाइटल दिया गया। टाइटल है द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई, जो कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो इस यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है इस टाइटल के ऑथर कौन हैं। तो हम आपको बता दें कि इस टाइटल के भी ऑथर जो हैं वो H.E. Bates ही हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का भी जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी H.E. Bates ही होगा। द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई विच हैज़ पब्लिश्ड इन 1958 हैज़ बीन ऑल्सो रिटन बाय H.E. Bates। चूँकि हम जानते हैं कि अभी हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन के चैप्टर 9 जिसका टाइटल है द अर्थ, उससे रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर कर रहे हैं। और उस चैप्टर के ऑथर यानी द अर्थ के ऑथर H.E. Bates हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टाइटल हैं उन सभी के ऑथर जो होंगे वो H.E. Bates होंगे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई, द स्कारलेट स्वॉर्ड, द जैकरेंडा ट्री, द पर्पल प्लेन एंड फेयर स्टूड द वाइंड फॉर फ्रेंड्स, इन सब टाइटल की जो ऑथर हैं वो H.E. Bates होंगी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का भी जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि H.E. Bates ही होगा। यानी कि द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई विच हैज़ पब्लिश्ड इन 1958 हैज़ बीन ऑल्सो रिटन बाय H.E. Bates।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें कह रहा है कि द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी द अर्थ इज अबाउट अ फार्मर जॉनसन एंड हिज सन डैश हु अपियर्स टू बी अ सिंपल माइंडेड पर्सन। यानी कि जैसा कि हमने आपको बताया कि यह जो चैप्टर है वह एक शॉर्ट स्टोरी है, तो वही कह रहा है कि द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, यानी प्रेजेंट में जो शॉर्ट स्टोरी है जिसका टाइटल है द अर्थ, वह एक किसान के बारे में बता रहा है जिसका नाम जॉनसन रहता है और उसके पुत्र जिसका नाम बेंजी रहता है, जो कि एक साधारण दिमाग का इंसान प्रतीत होता है। तो इस यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 में मेनली पूछ रहा है कि जो किसान रहता है जॉनसन, उनके बेटा का नाम क्या रहता है। तो हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में जो एक किसान है जिसका नाम रहता है जॉनसन, उसके बेटे का नाम रहता है बेंजी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी बेंजी होगा। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी द अर्थ इज अबाउट अ फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजी हु अपियर्स टू बी अ सिंपल माइंडेड पर्सन। यानी कि यहाँ जो प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी है जिसका टाइटल है द अर्थ, उसमें एक किसान जिसका नाम है जॉनसन और उसके पुत्र जिसका नाम है बेंजी, उसके बारे में कहा गया है इस चैप्टर में। और वो जो बेंजी रहता है जॉनसन का पुत्र, वह एक साधारण दिमाग का इंसान प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी बेंजी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कह रहा है कि द स्टोरी वेल डिपैक्ट्स द डैश ऑफ द पेरेंट्स। यानी यह जो एक शॉर्ट स्टोरी है वह पेरेंट्स के किस चीज़ को दर्शाता है। तो हम आपको बता दें कि द स्टोरी वेल डिपैक्ट्स द लेजनेस ऑफ द पेरेंट्स। यानी कि यह जो स्टोरी है वह पेरेंट्स के आलसपन को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि लेजनेस होगा। द स्टोरी वेल डिपैक्ट्स द लेजनेस ऑफ द पेरेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि द नेम ऑफ जॉनसन्स वाज। यानी कि जॉनसन जो कि एक किसान है उसके बेटा का नाम क्या रहता है। तो हम अभी आपको बता चुके हैं कि द नेम ऑफ जॉनसन शंस वाज बेंजी। यानी कि जॉनसन के बेटे का नाम बेंजी रहता है, जो कि एक साधारण दिमाग का इंसान प्रतीत होता है, हमने आपको बताया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि बेंजी होगा। द नेम ऑफ जॉनसन सन वाज बेंजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कह रहा है द जॉनसन वाज अ पुअर डैश। यानी कि जॉनसन जो था वह एक गरीब था। क्या था, पेशे से क्या था, तो हम आपको बता चुके हैं कि द जॉनसन वाज अ पुअर फार्मर। यानी कि जॉनसन एक गरीब किसान था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि फार्मर होगा। द जॉनसन वाज अ पुअर फार्मर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें कह रहा है द जॉनसन सन वाज डैश। तो हम आपको बता चुके हैं, इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं कि जॉनसन का जो बेटा रहता है जिसका नाम बेंजी रहता है वह एक साधारण दिमाग का इंसान प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि सिंपल होगा, यानी साधारण होगा। द जॉनसन सन वाज सिंपल। यानी जॉनसन का जो बेटा रहता है बेंजी वह एक साधारण दिमाग का इंसान रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें कह रहा है कि जॉनसन वाज इन द पोजीशन ऑफ डैश लैंड। यानी कि जॉनसन जो कि एक गरीब किसान रहता है उसकी संपत्ति बहुत रहती है, तो कितना एकड़ उसका ज़मीन रहता है। तो हम आपको बता दें कि जॉनसन वाज इन द पोजीशन ऑफ 4 एकड़ लैंड। यानी कि जॉनसन की संपत्ति जो रहती है उसमें उसका 4 एकड़ ज़मीन रहता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि 4 एकड़ होगा। जॉनसन वाज इन द पोजीशन ऑफ 4 एकड़ लैंड। यानी कि जॉनसन के पास बहुत संपत्ति रहती है, लेकिन तब भी ये गरीब अपने आप को बताता है और उसमें इसका 4 एकड़ ज़मीन रहता है और बहुत सारी गाड़ियाँ भी रहती है, 4 व्हीलर भी रहते हैं।
तो फिलहाल इस यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि 4 एकड़ होगा। जॉनसन वाज इन द पोजीशन ऑफ 4 एकड़ लैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें कह रहा है कि बेंजीज आइज वेयर डैश, यानी बेंजी जो कि जॉनसन का पुत्र रहता है उसकी आँख कैसी रहती है। तो हम आपको बता दें कि बेंजीज आइज वेयर ब्लू, यानी कि बेंजी की जो आँख रहती है वो ब्लू कलर की रहती है, ब्लू रहती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि ब्लू होगा। बेंजीज आइज वेयर ब्लू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें कह रहा है इट वॉज मोर देन डैश साइंस दैट जॉनसन रियलाइजिंग दैट हिज सन वॉज नॉट क्वाइट लाइक अदर्स, यानी कि जॉनसन जो कि एक गरीब किसान रहता है वह अपने किस आयु में यह महसूस करता है कि उसका बेटा जो है जिसका नाम बेंजी है वह दूसरों की तरह नहीं है, दूसरों से बिल्कुल अलग है, वह एक साधारण दिमाग का इंसान है। तो हम आपको बता दें कि इट वॉज मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड सिंस दैट जॉनसन रियलाइजिंग दैट हिज सन वॉज नॉट क्वाइट लाइक अदर्स, यानी कि जब जॉनसन करीब 30 वर्ष का हो जाता है तब उसको एहसास होता है कि उसका जो पुत्र है, उसका जो बेटा है जिसका नाम बेंजी रहता है, वह दूसरों की अपेक्षा थोड़ा साधारण है, सिंपल है, दूसरों की तरह नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि 30 ईयर्स ओल्ड होगा। इट वॉज मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड सिंस दैट जॉनसन रियलाइजिंग दैट हिज सन वॉज नॉट क्वाइट लाइक अदर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें कह रहा है कि द डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस, यानी कौन जो है वह सुझाव देता है कि बेंजी को मुर्गी रखना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि द डॉक्टर सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस, यानी कि डॉक्टर सुझाव देते हैं कि बेंजी को मुर्गी बेचना चाहिए, मुर्गी रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी डॉक्टर होगा। द डॉक्टर सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें कह रहा है एट फर्स्ट बेंजी केप्ट डैश, यानी कि पहले बेंजी रखा। तो हम आपको बता दें एट फर्स्ट बेंजी केप्ट 10 और अ डजन हेंस, यानी कि सबसे पहले बेंजी जो है 10 या एक दर्जन यानी 12 मुर्गी को अपने फॉर्म में रखा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि 10 और अ डजन हेंस होगा। एट फर्स्ट बेंजी केप्ट 10 और अ डजन हेंस। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि 10 और अ डजन हेंस होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें कह रहा है बेंजीज हेंस वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ, यानी बेंजी जो मुर्गी पाला था वह औसतन कितने अंडे उत्पन्न करती थी या कितने अंडे देती थी। तो हम आपको बता दें कि बेंजीज हेंस वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ 200 एग्स, यानी कि कुछ दिनों के बाद जो है वो बेंजी की जो मुर्गी है वह औसतन 200 अंडे देना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी 200 एग्स होगा। बेंजीज हेंस वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ 200 एग्स, यानी कि कुछ दिनों के बाद जो है बेंजी की जो मुर्गियां रहती हैं वो लगभग औसतन 200 अंडे देना शुरू कर देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें कह रहा है कि बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट 14 व्हेन ही हैड एस हेंस, यानी बेंजी जो है जॉनसन का पुत्र वह 14 वर्ष की आयु में स्कूल छोड़ देता है, यानी
पढ़ाई लिखाई से रिश्ता तोड़ लेता है, तो उस समय उसके पास कितने मुर्गी रहते हैं, कितने मुर्गियां रहती हैं? तो हम आपको बता दें कि बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट 14 व्हेन ही हैड 40 और 50 हेंस। यानी कि बेंजी जब स्कूल छोड़ता है तो उसकी आयु जो रहती है वो 14 वर्ष की रहती है, और उस समय उसके पास तकरीबन 40 से लेकर 40 या 50 मुर्गियाँ रहती हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि 40 और 50 होगा। बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट 14 व्हेन ही हैड 40 और 50 हेंस। यानी बेंजी 14 वर्ष की आयु में जब स्कूल छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई से रिश्ता तोड़ दिया, तो तकरीबन उसके पास 40 से 50 मुर्गियाँ थीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें कह रहा है कि फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल डैश। यानी कि कुछ साल के बाद बेंजी के पिता यानी जॉनसन हैड बीन अ लोकल बन चुके थे एक लोकल यानी एक सामान्य डैश। तो हम आपको बता दें कि फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल प्रीचर। यानी कि कुछ साल के बाद जो है बेंजी के पिता जो कि एक गरीब किसान रहते हैं जिनका नाम जॉनसन रहता है, वह एक लोकल प्रीचर बन जाते हैं, यानी एक लोकल उपदेशक बन जाते हैं, उपदेश देने वाले बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि प्रीचर होगा। फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल प्रीचर। यानी कि कुछ साल के बाद बेंजी के जो पिता हैं वह एक सामान्य उपदेशक बन जाते हैं जो उपदेश दिया करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी प्रीचर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें कह रहा है कि बेंजीज फादर वैल्यूड डैश। यानी बेंजी के पिता जो जॉनसन रहते हैं वो मान्यता देते हैं किसको? तो हम आपको बता दें और हम जान चुके हैं कि बेंजी के पिता जो हैं जॉनसन वो बहुत साल के बाद यानी कुछ साल के बाद जो है उपदेशक बन जाते हैं, प्रीचर बन जाते हैं। तो उपदेशक लोग तो भाग्य पर विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि फेट होगा। बेंजीज फादर वैल्यूड फेट, यानी कि बेंजी के जो पिता थे जॉनसन वह भाग्य को मान्यता देते थे, भाग्य पर विश्वास करते थे, यानी भाग्य भरोसे रहते थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी फेट होगा। बेंजीज फादर वैल्यूड फेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें कह रहा है कि बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज डैश। यानी बेंजी के जो गार्जियन रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, वह एक समारोह के आयोजन करने का प्लान बनाते हैं जब वह कितने वर्ष की आयु का रहता है? तो हम आपको बता दें कि व्हेन ही वाज 21 ईयर्स ओल्ड बेंजीज फादर प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी। यानी कि जब बेंजी 21 वर्ष का होता है तो उसके गार्जियन, उसके पेरेंट्स जो हैं वह एक समारोह का आयोजन करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि 21 ईयर्स ओल्ड होगा। बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज 21 ईयर्स ओल्ड। यानी कि बेंजी जब 21 वर्ष का होता है तो उनके पेरेंट्स जो हैं एक समारोह का आयोजन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें कह रहा है कि बेंजीज पेरेंट्स गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर्स ओल्ड। यानी कि बेंजी के जो गार्जियन रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, वह उसे उसका पासबुक देते हैं जब वह कितने वर्ष का होता है। तो हम आपको बता दें कि बेंजीज पेरेंट्स गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज 21 ईयर्स ओल्ड। यानी बेंजी की आयु जब 21 वर्ष की होती है तो उनके माता पिता यानी उनके पेरेंट्स जो है उसे उसका पासबुक देते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि 21 होगा। बेंजीज पेरेंट्स गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज 21 ईयर्स ओल्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें कह रहा है
कि बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश, यानी बेंजी समझ चुका था बिजनेस को, किसके बिजनेस को, क्या चीज़ के बिजनेस को। तो हम आपको बता दें कि बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस, यानी कि बेंजी जो था वह मुर्गियों के व्यापार के बारे में, यानी कि मुर्गियों का जो बिजनेस था उसके बारे में सब कुछ समझ चुका था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि हेंस होगा। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें कह रहा है कि बेंजी परचेज्ड लैंड फ्रॉम डैश, यानी बेंजी जो है वह ज़मीन खरीदता है किससे। तो हम आपको बता दें कि बेंजी परचेज्ड लैंड फ्रॉम सेंडर्स। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि सैंडर्स होगा। बेंजी परचेज्ड लैंड फ्रॉम सैंडर्स, यानी बेंजी जो है वह ज़मीन सैंडर्स के द्वारा खरीदता है, सैंडर्स से खरीदता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि सैंडर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी सैंडर्स होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बेंजी परचेज्ड लैंड फ्रॉम सैंडर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें कह रहा है कि बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज, यानी बेंजी के जो पेरेंट्स होते हैं वह किसको पसंद नहीं करते हैं, उसके ग्रे कलर के आँख को। तो हम आपको बता दें आँख के कारण, तो हम आपको बता दें कि बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस बिकॉज ऑफ ग्रे आइज, यानी बेंजी के जो माता पिता होते हैं यानी पेरेंट्स होते हैं वह फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसकी जो आँखें रहती हैं वह भूरी कलर की रहती हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं ग्रे कलर की रहती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि फ्लोरेंस होगा। बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस बिकॉज ऑफ ग्रे आइज, यानी कि बेंजी के जो पेरेंट्स रहते हैं वो फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें जो रहती हैं वो ग्रे कलर की रहती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें कह रहा है कि बेंजी वांटेड टू मैरी, यानी बेंजी जो है वह शादी करना चाहता है किसके साथ। तो हम आपको बता दें कि बेंजी वांटेड टू मैरी विथ फ्लोरेंस, यानी कि बेंजी फ्लोरेंस के साथ शादी करना चाहता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि फ्लोरेंस होगा। बेंजी वांटेड टू मैरी फ्लोरेंस, यानी कि बेंजी जो है वो फ्लोरेंस से शादी करना चाहता है, लेकिन उसके गार्जियन उसके पेरेंट्स को उसके यानी फ्लोरेंस के जो आंखें रहती हैं ग्रे कलर की वह उसे पसंद नहीं आती है, इसलिए उसे फ्लोरेंस भी पसंद नहीं आती है। लेकिन बेंजी जो है वो फ्लोरेंस से शादी करना चाहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें कह रहा है फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ, यानी कि फ्लोरेंस जो है बाद में किसकी पत्नी बन जाती है। तो हम आपको बता दें कि फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ बेंजी, यानी कि फ्लोरेंस जो है वो लास्ट में यानी अंतिम में बेंजी की वाइफ बन जाती है काफ़ी जद्दोजहद के बाद। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि बेंजी होगा। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ बेंजी, यानी कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद भी जो है फ्लोरेंस बेंजी की वाइफ बन जाती है और बेंजी उसका हस्बैंड बन जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी बेंजी होगा। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ बेंजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 इसमें कह रहा है कि बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द डैश, यानी बेंजी अपने पेरेंट्स को कहता है खाने के लिए कहाँ। तो हम आपको बता दें कि बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द किचन, यानी कि बेंजी अपने पेरेंट्स को कहता है कि जाइए और आप किचन में खाइए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि किचन होगा। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द किचन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें कह रहा है कि बेंजी लेफ्ट हिज डैश ऑन द पेवमेंट, यानी कि बेंजी जो है वह छोड़ देता है फुटपाथ पर। किसको? तो हम आपको बता दें कि बेंजी लेफ्ट हिज पेरेंट्स ऑन द पेवमेंट, और बाद में क्या होता है कि बेंजी अपने माता पिता यानी अपने पेरेंट्स को फुटपाथ पर छोड़ आता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि पेरेंट्स होगा। बेंजी लेफ्ट हिज पेरेंट्स ऑन द पेवमेंट, यानी अंतिम में क्या होता है, बेंजी जो है अपने माता पिता यानी अपने पेरेंट्स को फुटपाथ पर छोड़ आता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि पेरेंट्स होगा। बेंजी लेफ्ट हिज पेरेंट्स ऑन द पेवमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें कह रहा है कि डैश ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, यानी कि कौन जो है वह अपने पेरेंट्स को घर से बाहर भगा देता है यानी घर से निकाल देता है। तो हम अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 37 में जानते हैं कि बेंजी जो रहता है वो अपने पेरेंट्स अपने माता पिता को फुटपाथ पर छोड़ आता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि बेंजी होगा। बेंजी ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, यानी कि बेंजी अपने ही माता पिता अपने ही पेरेंट्स को उनके घर से निकाल देता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी बेंजी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें कह रहा है कि जॉनसन वेंटेड लैंड फ्रॉम, यानी कि जॉनसन जो है अपना ज़मीन ले लेता है किससे? तो हम आपको बता दें कि जॉनसन वेंटेड लैंड फ्रॉम सैंडर्स, यानी कि जॉनसन जो है वो अपना ज़मीन सैंडर्स से ले लेता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि सैंडर्स होगा। जॉनसन वेंटेड लैंड फ्रॉम सैंडर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें कह रहा है कि बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ डैश एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40, यानी कि 40 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी के साथ बेंजी अपने घर को वापस आ जाता है। किसके साथ? तो हम आपको बता दें कि बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ फ्लोरेंस एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40, यानी 40 वर्ष की आयु में बेंजी अपने पत्नी जिसका नाम फ्लोरेंस रहता है उसके साथ घर वापस आता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि फ्लोरेंस होगा। बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ फ्लोरेंस एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 जो इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि बेंजी ऑन्ड ए, यानी कि बेंजी जो था वह मालिक था किसका? तो हम आपको बता दें कि बेंजी ऑन्ड ए फोर्ड वान, यानी कि बेंजी जो है वह फोर्ड वान का मालिक था, फोर्ड वैन का मालिक था, यानी कि बेंजी के पास एक फोर्ड वैन था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 जो इस लेसन और इस वीडियो का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि फोर्ड वैन होगा। बेंजी ऑन्ड अ फोर्ड वैन, यानी कि बेंजी के पास एक फोर्ड वैन था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि फोर्ड वैन होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 के समाप्ति के साथ साथ हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रो सेक्शन के चैप्टर 9 जिसका टाइटल था द अर्थ, उससे रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रो सेक्शन के चैप्टर 10 जिसका टाइटल है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, उससे रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।